धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों पहले ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बता दिए हैं। ओके, हम पेपर के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और ये आपका क्या है, सेट ए रहने वाला है। पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, तो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। पार्ट 1 वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको क्या ये पूरे सही विकल्प आपको समझा दिए थे, बता दिए थे। एक स्थान हमने देख लिए थे, सही जोड़ियां देख ली थी, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लिए थे, सत्य सत्य देख लिए थे। इसके साथ ही दोस्तों हमने क्या है, प्रश्न क्रमांक 6वीं से लेकर प्रश्न क्रमांक 12वीं तक देख लिए थे, जो कि आपके 2 अंकी वाले प्रश्न थे। ओके, अब दोस्तों हमें क्या है, प्रश्न क्रमांक 13 से इस वीडियो में स्टार्ट करना है। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। पिन कमेंट में दोस्तों मैं आपको क्या है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां है, यदि NH3 तथा H2O में अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, तो समझाइए। ये आपको पूछा जा रहा है, अथवा हमसे पूछा जा रहा है BF2 तथा OF2 दोनों परमाणुवीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग हैं, क्यों? चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको लिखना है। NH3 में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जबकि H2O में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म होते हैं। H2O में ऑक्सीजन के 2 एकांकी युग्म की उपस्थिति होने के कारण आबंधन युग्म पर अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे जो कारण बंध कोण का अधिक संकुचित हो जाता है। जो H2O होता है, H2O में जो ऑक्सीजन के पास है 2 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये क्या है, थोड़ा सा दब जाता है, ओके, संकुचित हो जाता है। इसी कारण क्या है, इस कारण क्या है, जल में आबंधन कोण अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, BF2 तथा OF2 दोनों परमाणुक अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग हैं, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है, सिंपल है, पढ़ते ही आपको इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये दोनों डायग्राम भी बना देने हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14वां, इलेक्ट्रॉन स्नेही को उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में है नाविक स्नेही को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाविक स्नेही तैयार कर लीजिएगा। वे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। स्नेही मतलब होता है प्रेम, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जिसको प्रेम हो वो आपका करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ओके, तो वही बताया जा रहा है, जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक हो, ओके, बंधुता अधिक हो वो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। वे अभिकर्मक धनायन या उदासीन अणु भी हो सकते हैं। उदाहरण ये आपको दिया हुआ है, इनको भी तैयार कर लेना है। नाविक स्नेही में क्या है, अब नाविक से प्रति क्या हो, आकर्षण हो, तो वे अभिकर्मक जिनकी बंधुता धनावेश या नाविक के प्रति होती है नाविक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये अभिकर्मक ऋणावेशित या उदासीन अणु होते हैं। उदाहरण भी दिया हो, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां है, मार्कोनी काप के नियम को उदाहरण से समझाइए, अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेक्स टू इन की समपक्ष जैसे सिस कहते हैं और विपक्ष यानी ट्रांस संरचनाएं बनाइए। इनमें से कौन से समायव का क्वथनांक उच्च होता है और क्यों? तो मार्कोनी काप का नियम हमारा क्या है, असममित एल्कीन के युग्म बंध पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। ये है आपका मार्कोनी काप नियम। तो मार्कोनी काप के नियम के साथ ही दोस्तों आपको एंटी मार्कोनी काप का नियम भी तैयार करके रखना है। एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, उदाहरण के साथ दिया हुआ है मार्कोनी का नियम, मार्कोनी काप का नियम तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेक्स टू इन की समपक्ष तथा विपक्ष ट्रांस संरचनाएं बनानी है। तो ये आपकी संरचना बनी हुई है समपक्ष और ये आपका विपक्ष, इसे क्या सिस या ट्रांस भी कहते हैं। अब इसके बाद पूछा जा रहा है इसमें से कौन से समायव का क्वथनांक उच्च होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो इसकी शॉर्ट भी आप इसे ले लीजिए और ये हमारा क्या इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16वां है, श्रृंखला समायवता को एक उदाहरण से लिखिए, अथवा हमसे पूछा जा रहा है पेड़िक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 3 अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये भी ये जो ऊपर वाला भी यही महत्वपूर्ण है। तो ये समयावता होती है, तो श्रृंखला समयावता है और आपका स्थान समयावता होता है, क्रियात्मक समयावता होता है। तो समयावता और क्या है और समयावता के जितने प्रकार हैं उनको भी आपको तैयार करके रखना है उदाहरण सहित। वहां से क्वेश्चन बनता है पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर तैयार करके रखना है। तो श्रृंखला समयावता को बताना है, श्रृंखला समयावता के बारे में आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं। श्रृंखला समयावता कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की आपस में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ये आपका दिया हुआ, फिर उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ उदाहरण, तो उदाहरण सहित आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसी बात दोस्तों में क्या है पेड़िक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर तैयार करना है। तो पेड़िक प्रभाव एक आपका स्थायी प्रभाव है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपका अस्थायी प्रभाव है।
और पेरियोडिक प्रभाव में यह प्रभाव सिग्मा बंध युक्त अणुओं में देखा जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाई बंध युक्त अणुओं में देखा जाता है। पेरियोडिक प्रभाव यह कार्बन श्रृंखला पर विद्युत ऋण समूह आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव द्विआबंध तथा त्रिआबंध युक्त कार्बनिक परमाणुओं में देखा जाता है। ये आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। पेरियोडिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर 3 पॉइंट दिए, तीनों तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 17वां। प्रश्न दोस्तों हमारा 7वां है। देखिए प्रश्न 16 में तो हमारे 3 अंकी वाले समाप्त हो जाते हैं। ओके, अब प्रश्न 17 से हमारे 4 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न 17वां है, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए, अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बन जाता है। ओके, तो कई बार हमें लगता है कि तो किसी चैप्टर से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग ही रहेगा, तो कई बार क्या होता है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए। अथवा हमसे पूछा जा रहा है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम को समझाइए। नेक्स्ट इसी में पूछा जा रहा है किसी मृदु शीतल पेय का पीएच मान आपको ज्ञात करना है, और यदि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻³ m है तो प्रकृति भी आपको बतानी है। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो सम आयन प्रभाव हमारा क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाने से कम हो जाती है, यह प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, सम आयन प्रभाव कहलाता है। इसके बाद दोस्तों उदाहरण के साथ बताना, तो ये हमारा क्या यहाँ उदाहरण के साथ बताया जा और समझाया जा रहा है। सम आयन प्रभाव को तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसकी नेक्स्ट हमसे ओस्टवाल का तनुता का नियम पूछा जा रहा था। ओस्टवाल के तनुता नियम अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा अल्फा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये आपका दिया हुआ है ओस्टवाल का तनुता का नियम। ये आपका ओस्टवाल का तनुता का नियम आपका यहाँ तक दिया हुआ है, तो पूरा आपको यहाँ तैयार करके रखना है। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसे हम देख लेते हैं। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि किसी मृदु शीतल पेय का पीएच ज्ञात करना है, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता हमें 10⁻³ दिया हुआ है मोल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, pH = log H पॉजिटिव। ओके, ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल है, -log लिखेंगे। H पॉजिटिव में जो हमको क्या है हाइड्रोजन आएगी जो सांद्रता दी हुई है, यहाँ में क्वेश्चन में 10⁻³ सांद्रता दी हुई है वो हमने रख दी है। तो ये हमारा केस सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -3 log 10। ओके, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या 3 आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों हमें क्या है बताना है कि मृदु जल कैसा है, तो ये 3 है। ओके, तो ये जो इसकी जो प्रकृति होगी मृदु जल की वो अम्लीय होगी, अगर 7 से कम रहता है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहता है तो क्षारीय होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है कक्षा 11वीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11th केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके बाद फरवरी आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो मॉडल पेपर से आपकी क्या प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो मतलब आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा टर्म टाइम करके जो मटेरियल बनाया गया है कई महीनों की मेहनत के बाद वो आपको मिलने वाला है, जिससे आप क्या है हाई स्कोर कर सके अपने केमिस्ट्री के पेपर में, तो कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्नांक 18वां आ जाता है। प्रश्नांक 18वां क्या कह रहा है कि एंटी मार्कोनी काप का नियम को समझाइए, अथवा में हमसे क्वेश्चन है निम्न कैसे प्राप्त कर लेंगे, केवल आपको समीकरण बताना है, मतलब एसिटिलीन से आपको एथिलॉन कैसे प्राप्त करना है, और जो भी आपको बताना है केवल उसमें समीकरण लिख के आपको प्राप्त करना है। प्रोपीन अगर आपको दे दिया जाए तो 2-ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन से आपको पॉलीथीन प्राप्त करना है, सोडियम बेंजोएट से आपको बेंजीन प्राप्त करना है। तो ये आपका दिया हुआ एंटी मार्कोनी का नियम। बारऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होता है, अर्थात आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के स्थान पर एन प्रोपिल ब्रोमाइड मुख्य उत्पाद बनता है। परऑक्साइड की यह क्रिया जो समानता योगात्मक क्रिया की दिशा को बदल देता है परऑक्साइड प्रभावी या एंटी मार्कोनी काप का नियम कहलाता है। ये आपका दिया हुआ फिर आपको समीकरण के साथ बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, पहले हमें एसिटिलीन से एथिलॉन प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से प्राप्त किया गया है आप देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो पहले तो आपको नैनो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कहा जाए प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त करना है, तो प्रोपीन का आपको फॉर्मूला किस प्रकार से रहता है, एथ में प्रोप तो 3 कार्बन होने चाहिए इस प्रकार से।
अब उसमें आपको क्या है 2 ब्रोमो प्राप्त करना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त करना है। तो ब्रोमोन प्राप्त करना है, ब्रोमीन चाहिए है, तो यानी ब्रोमीन से आपका सहयोग कराना पड़ेगा। ब्रोमीन से सहयोग कराने के लिए आपको HBr से इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी प्रोपीन की, तो हमें क्या है प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना पड़ता है। ओके, फिर आपका है एथिलीन से आपको पॉलीथीन प्राप्त करना है, तो बस एथिलीन का आपको क्या है बहुलीकरण कर लेना, तो पॉलीथीन प्राप्त हो जाएंगी। थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बस अलग रहने वाला है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट ले लिया है, हमें यहाँ क्या है बेंजीन प्राप्त करनी है। तो सोडियम बेंजोएट की अगर हम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और CaO से आपकी क्या है क्रिया कराई जाती है, तो आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 19वां है, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। अथवा हमसे पूछे जा रहा है। अभी अथवा में भी हमें क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए गए। अब बाउ सिद्धांत को समझाइए। दूसरा पॉइंट है परमाणु क्रमांक 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हाइजेन वर्ग की आपको अनिश्चितता का सिद्धांत बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, पूरा आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए। हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। मैंने आपकी जो 3 लाइन है यही आपका हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। बाकी तो ये फल आपका समझाने की दृष्टि दिए गए। अब 4 नंबर में देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो 3 लाइन में आपको बता देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर में तो फिर आपको थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है इस प्रकार से। इसकी शॉर्ट ले लीजिए और अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है, कम शब्दों में है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे है अब्बाउ का सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो अब्बाउ का सिद्धांत क्या है, किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम से ऑर्बिटलों में भरते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले स्तर द्वारा ऊपर के ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ये आपका है अब्बाउ का सिद्धांत। ओके, अब डायग्राम के साथ अगर समझाना चाहते हैं तो ये आपका डायग्राम के साथ इसमें समझाया गया। ओके, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो केवल आप लिख बस देते हैं अब्बाउ का सिद्धांत, जो मैंने आपको ऊपर 2-3 लाइन में समझाया, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी डायग्राम के साथ भी आपको सीख लेना है किस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 11, 17, 13, 24, 29 वाले का तत्वों का आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो अब 11वां वाला सोडियम है। ओके, अब जो 7वें नंबर पर कौन सा रहता है, क्लोरीन रहता है, इस प्रकार से आपका दिया है। 29 नंबर पर कौन सा है आपका कॉपर रहता है, तो उनका आपको क्या बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लीजिएगा, बस ये पता चल जाए कि 11 नंबर पर सोडियम है, 17 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे लिखते बनता है सिंपल, आप किसी का भी लिख लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न 20वां है, आंतरिक ऊर्जा को समझाइए, उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। अब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए गए, तो टोटल मिलकर 4 बन जाता है, 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अथवा हमारा क्वेश्चन है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है आपका। चलिए दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला, पहले आंतरिक ऊर्जा पूछी जा रही है। तो पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं जो उसमें निहित हो रहती है उसका योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, अर्थात किसी तंत्र में निहित ऊर्जा की मात्रा उस तंत्र में आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा तंत्र के ताप, दाब, आयतन और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, अत्यंत तनु विलयन में किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर जितना ताप उत्पन्न करता है उसे अम्ल की उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो ये आपके रहने वाला है उदासीनीकरण ऊष्मा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं हम अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अथवा हमसे पूछा जा रहा है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता को आपको समझाना है। तो किसी ने कहा कि अवस्था या यादृच्छिकता को जिस गुण से प्रदर्शित करते हैं उसे एंट्रोपी कहते हैं। मतलब जो आपके किसी भी ने कहा कि अवस्था की माप होती है वो एंट्रोपी कहलाती है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका दिया हुआ है। ओके, आपका फॉर्मूला डेल एस क्या है एंट्रोपी परिवर्तन है, S1 S2 क्या है तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था में एंट्रोपी है। ये आपका हो जाता है एंट्रोपी, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता आपको बतानी, तो ये आपकी भौतिक सार्थक दी है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है आपका, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। और ये एंट्रोपी तो बिल्कुल सिंपल है कि एंट्रोपी क्या होता है, किसी निकाय की अवस्था की जो माप होती है वो आपकी एंट्रोपी कहलाती है, एस से प्रदर्शित करते हैं। और डेल एस लिखे तो एंट्रोपी परिवर्तन है, S1 और S2 क्या है तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम आपकी अवस्था रहती है एंट्रोपी की। और एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता को भी एक बार आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के इस पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। जितने क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली मतलब इस पेपर के सॉल्यूशन में, वो सभी आपको तैयार करके रखना है। साथ ही इससे पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।